नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो 16 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। और अभी तक के तीनों पेपर का एनालिसिस करने के बाद, यानी 15 अक्टूबर के दोनों शिफ्ट का पेपर और आज के 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करने के बाद यही पता चल रहा है कि जो कल वाला 15 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ था, यानी कि थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन आज के क्वेश्चन भी आपके बड़े इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित की थी? तो बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। लेकिन देखिए, ये जो 1970 नहीं होगा, ये 1969 होगा। तो इसका सही आंसर या तो ए हो जाएगा आयोग की तरफ से अब देखा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये 1970 नहीं होता है, ये 1969 में ये अधिनियम आया था। ठीक है, तो हम लोग ए ऑप्शन मान के चल रहे हैं, लेकिन ये आयोग के ऊपर है कि इस पे क्या वो अपना आंसर की में क्या आंसर देता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि 1991 में नई आर्थिक नीति यानी एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो राजकोषीय नीति सुधार था, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये आप सभी को पता है कि एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो यह आयरलैंड से प्रेरित है, यानी आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो वाक्य और अभिव्यक्ति का अधिकार शामिल है, और इसी अभिव्यक्ति के कारण हम लोग किसी को भी, इवन भारत के राष्ट्रपति को भी, भारत के प्रधानमंत्री को भी हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं, इवन कुछ लोग तो गाली भी दे देते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन यह भी प्रश्न थोड़ा सा विवादित है, क्योंकि विधानमंडल भी इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका सही आंसर विधानमंडल नहीं होगा। इसका डी ऑप्शन हमें लगता है सही होता है, इसलिए इसको भी हम लोग स्टार बना के रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यह द्विस्तरीय सरकार की विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी संविधान की क्या है कि द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो ये कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में रूपांतरण ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बाकी सभी कोयले का जलना, भोजन का पचना और कागज का जलना ये सभी क्या है? रासायनिक क्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया मसूड़ों का रोग है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। रोग से क्वेश्चन खूब पूछा था कि निमोनिया का संबंध किससे है? तो फेफड़ों से था। और इस शिफ्ट में पूछा है कि पायरिया किस रोग से किससे संबंधित है? तो मसूड़ों से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो यह पौधों में पाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो आप सभी को पता है कि 3 स्तर है। ठीक है, और प्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है मैथ का, और मैथ में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7/8। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, इसको या तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो हर से अंश में भाग दीजिए, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप सबसे बढ़िया कर लीजिए, इस 80 के बराबर इन सभी का हर कर लीजिए। तो इसको भी करिए, तो 16×5 कितना होता है? 80 होता है। ठीक, और 40 दूना 80 होता है। तो जब 5 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई यहां पे भी करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इसको भी करेंगे,
इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहां पे भी अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 13 पच्चे कितना होता है, तो 13 पच्चे आपका कितना होता है, तो 13 पच्चे होता है 65। तो ये 65 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 65 अंश में, ये कितना हो जाएगा 7 दहा में 70 हो जाएगा। और 31 दूना कितना होता है, 31 दूना 62 होता है और ये 63 का 63 ही रह जाएगा। तो अंश में किसकी वैल्यू ज्यादा है, अंश में 70 वैल्यू ज्यादा है ना, इन सभी में 70 ज्यादा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 7/8 सबसे बड़ा भिन्न है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 14वां क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था और सेकंड शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया है और आज भी इस शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर a³ - b³ का फार्मूला आपको पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में a - b, ठीक, क्या होता है a - b, और एक ब्रैकेट में होता है a² प्लस ab और प्लस b², यही होता है ना। तो ये जो a² ab प्लस b² है ये नीचे वाली वैल्यू ही है, यानी ये भी a² है, ये ab है और प्लस b² है। तो इस ये वैल्यू पूरी कट जाएगी, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ a - b। और 6.73 में से 4.38 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 2.34 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, मैथ के बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। ग्राफ और तालिका में थोड़ा सा उलझाऊ है, लेकिन मैथ के जितने भी क्वेश्चन अभी तीनों शिफ्ट में हमने देखा बहुत ही आसान है और आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था सुपर टेट के लिए, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होगा। तो 19 का x प्रतिशत, यानी x का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 19 का x प्रतिशत कितना होगा 7.6 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रतिशत को जब भी हटाते हैं तो बटे में 100 कर देते हैं। तो 7.6 गुणे ये हो जाएगा 100, ये 7.6 गुणे 100 बटे 19 हो जाएगा, ठीक। अब ये यहाँ पे दशमलव लगा है तो इसमें से एक जीरो इधर जाएगा तो ये दशमलव हट जाएगा और 19 चौक कितना होता है, 19 चौक 76 और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा। तो इस 10 का जब 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 40, यानी कि 40%। यानी 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होगा, तो 19 का 40% 7.6 होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए औसत से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपका सेकंड शिफ्ट में भी आया है और इस शिफ्ट में भी आया है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो अपने आप के सिवा किसी से न कटे, ठीक है। तो 60 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 5। कौन कौन सी, तो 61, 63, 67, 73 और 79, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। और ये 5 अभाज्य संख्या है, इन सभी को जोड़ को 5 से भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो 70.2 आएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए वर्गमूल से क्वेश्चन पूछ लिया है और वर्गमूल से क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका आया था। ये किसका वर्गमूल है, अगर देखा जाए तो 12.0409 किसका वर्गमूल है, तो 347 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, तो 347 का वर्गमूल है। और 125 यानी 1.2544 किसका वर्ग है, तो यह किसका वर्ग है दोस्तों, तो यह 112 का वर्ग है। चूंकि क्या है कि दशमलव लगा हुआ है तो 4 अंक पे दशमलव लगा है, तो इसका वर्ग कितने पे लगेगा, तो यहाँ पे 3.47 हो जाएगा और यहाँ पे 1.22 हो जाएगा। और इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 2.35 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करा। अब चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए अगर इसमें से कुछ भी आपको कंफ्यूजन होगा या आपको लगता है देखिए जल्दीबाजी में इसको बनाया गया है, तो हो सकता है एक आध प्रश्न में आपका गलत हो, तो उसको आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसको सुधार कर दूंगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है श्वेत और स्वेद का अर्थ है। तो एक श्वेत का अर्थ होता है सफेद और एक स्वेद का मत देखिए पसीने का जो संस्कृत होता है वो क्या होता है, स्वेद होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सफेद और पसीना इसका अर्थ है, ठीक। खाक में मिलना, खाक के मिलना का मतलब होता है सब कुछ चौपट हो जाना है, यानी सब कुछ नष्ट हो जाना, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अनिल का पर्यायवाची क्या है। अनिल का मतलब क्या होता है, अनिल का मतलब होता है वायु, वायु क्या है, पवन है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गुप्त,
गुप्त का विलोम क्या होगा? तो गुप्त का जाहिर सी बात है गुप्त का प्रकट हो जाएगा, कोई गुप्त हुआ है प्रकट हो जाए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना का संधि विच्छेद जो होता है वो सत धन भावना होता है। तो इस तरीके से हम इसको बी ऑप्शन सही कर देंगे। अब देखिए इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज हम लोग पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे। तो आंसर क्या कह रहा है कि एलिजाबेथ न्यू नेबर्स लिव्ड, कहां रहते हैं एलिजाबेथ के न्यू नेबर? तो डाउन स्टेयर में रहते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एलिजाबेथ सफरिंग फ्रॉम, यानी एलिजाबेथ किससे सफर कर रही हैं? तो अस्थमा से सफर कर रही हैं, ठीक है। चूज करेक्ट एंटोनिम, मॉर्न का एंटोनिम क्या होगा? तो जॉय होगा, ठीक है। उसी तरीके से दिया है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, यानी वन हु सेल आर्टिकल एट पब्लिक सेल, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 37वें का डी हो जाएगा। उसी तरीके से एग्जाइल का सिनोनिम क्या होगा? तो बेनिसमेंट होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दोनों कथनों को पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? इंग्लिश का ही एक दिया हुआ स्टेटमेंट, इसको हमें पढ़ना है और इसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विषम चुने, यानी इसमें से विषम चुनना है। तो देखिए ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं, 33 को छोड़कर, क्योंकि 33 एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये अपने से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। 11 यहाँ कितना होता है? 33। और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो किसी से न कटे, अपने सिवा किसी से नहीं कटे। 3 भी अपने सिवा किसी से नहीं कटेगा, 13 भी अपने सिवा किसी से नहीं कटेगा, 17 भी नहीं कटेगा, 23 भी नहीं कटेगा और 67 भी नहीं। लेकिन 33 जो है, यह 33 अपने आप से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, इसलिए ये एक विषम है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका क्लॉक से दिया हुआ है कि 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई का बीच का कोण कितना होता है? तो यह 125 डिग्री का होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि, और ये कूट से संबंधित है, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है और बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है और सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजे। इसका सही आंसर डी होगा, या ठीक है। तो इसका सही 32वें का आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैम जल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो केरल में की गई। अन्नामलाई से ही आप समझ सकते हैं अन्नामलाई कहाँ है? केरल में है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि, और ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन खूब आया है और खासकर ये कहने वाले पे, तस्वीर वाले प्रश्नों पे ज्यादा क्वेश्चन आया है। फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है, सेकेंड शिफ्ट में भी आया है और आपका थर्ड शिफ्ट में, यानी इस शिफ्ट में भी आया है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि रीजनिंग के सिर्फ 5 टॉपिक आप लोग पढ़ के जाइए। मैंने आपको बताया था कि अब रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है। तो ब्लड रिलेशन बताया था, कोडिंग डिकोडिंग बताया, रैंकिंग का क्वेश्चन बताया था और आपसे बताया था कि डायरेक्शन का पढ़ लीजिए। और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ज्यादातर ब्लड रिलेशन से हर एक क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आया है, उसके बाद से आपका रैंकिंग से क्वेश्चन आ गया है। तो इस तरीके से आप बस इतने ही टॉपिक पढ़ गए होते तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी मां के इकलौते भाई का पिता है, गोपी का उससे क्या संबंध है? तो गोपी का नाना से उसका संबंध है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाना हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि आइनस तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों अल्माज और निमेर पीसी 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास आयोजित किया है। यह किसके साथ किया है? तो सूडान के साथ किया है, ठीक है। और जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो संभाजी। और इस क्वेश्चन को मैंने डेली करंट अफेयर में कम से कम 10 से 12 बार रिवीजन कराया। जितने भी करंट अफेयर अब तक आए हैं आपके तीनों शिफ्ट का मिलाकर, कल वाले 2 शिफ्ट और आज वाले कुछ, सब कुछ आपको डेली करंट अफेयर से मिला है। सारे क्वेश्चन आपको डेली करंट अफेयर में मिल जाएगा अगर आपने
जनवरी से लेके, मतलब जब से मैं पढ़ा रहा हूं मार्च से लेके अब तक का करंट अफेयर अगर आपने पढ़ा होता तो। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार मिला है, से सम्मानित किया गया है? तो ये यूके को किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती हुई सौर ऊर्जा शुरू की है? तो यह केरल ने शुरू किया है। वैसे अगर पूछ लिया जाए कि किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना लागू की गई, तो तमिलनाडु में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संपन्न हुआ, यानी कि डी ऑप्शन हमारा 40वें का सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी पर घोषणा की है? तो यह भी मैंने आपको कराया था, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने ऐसा किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह इसरो के साथ किया है और 42वें का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यह बांग्लादेश करता है, ठीक है। उसके बाद से चीन करता है, उसके बाद से पाकिस्तान करता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि इजराइल की राजधानी क्या है? ये हमने जो 15 अक्टूबर का करंट अफेयर कराया था उसी समय मैंने आपको बताया था कि इजराइल की राजधानी कहां है? तो जेरूसलम है, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच में एक समझौता हुआ है। उसी समय मैंने बताया कि इजराइल की राजधानी कहां है? तो जेरूसलम है। हमारा अगला प्रश्न है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 46वां कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो यह कर्नाटक में है, ठीक है। ऑप्शन के आधार पर कर्नाटक सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो यह कुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। और किस कला यानी कला मथुरा से स्टेज सीलिंग की परंपरा कला है? तो यह सांची है, जिसको सांझी कर दिया गया है। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन है? तो 2014 यानी 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना था? तो आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना राज्य बना था, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है? तो यह महात्मा गांधी ने लिखा है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो ये कौन सी किरणें होती हैं? तो अवरक्त किरणें, अवरक्त विकिरण किरण होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से एक गद्यांश दिया हुआ है 54 से लेकर 58 तक का, तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर देखेंगे, ठीक है। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? तो यदा कदा पान सुपारी का सेवन ये उचित नहीं लगता, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, HIV और एड्स और मानसिक असंतुलन। तो देखिए मादक पदार्थों से आपका HIV एड्स होता है, जो सुई के थ्रू जो ड्रग्स लेते हैं ना, उनके HIV का भी खतरा रहता है। तो ये सभी कारण जो हैं, ठीक है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दोषी कौन है? तो बच्चों के माँ बाप हैं, ठीक है, ठीक है। इसका देखिए इसका आंसर बच्चों के माँ बाप नहीं होगा, बच्चों के मित्र होगा, ठीक है, यानी सी ऑप्शन हमारा ज्यादातर इसका सही लगता है।
लेकिन पैसेज के आधार पर अगर देखा जाए तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे सबसे सबल कारण कौन सा है? तो माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका बैठना उठना बैठना है, इस पे ध्यान नहीं देते। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो 1, 3 और 4, यानी कि अनुशासनहीन और हिंसा में शामिल होना, ठीक, और मानसिक संतुलन खो देना, और चौथा चोरी करने की आदत, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसी तरीके से एक और गद्यांश दिया हुआ है 59 से 63 के प्रश्नों का, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका 2 और 4 विकल्प सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इसका किसका उदाहरण नहीं है? तो ये सेविंग बैंक खाते में रखा धन जो है, यह किसका उदाहरण नहीं है? तो यह निवेश का उदाहरण नहीं है। और हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषता है? तो 1 और 4 इसकी सही विशेषता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो सोने के गहने खरीदना निवेश का उदाहरण है, यानी डी ऑप्शन सही है। अब देखिए यहां से ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है। ग्राफ और तालिका के क्वेश्चन हम लोग अलग इसमें नहीं करेंगे, अलग से सारे शिफ्ट का, चारों शिफ्ट का एक एक करके हम लोग ग्राफ और तालिका के क्वेश्चन को सही करेंगे। तो इसका बस हम लोग आंसर देख लेते हैं। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो 64वें का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक। 65वें का क्या होगा? 1.7% हो जाएगा। ठीक। 2014 के दौरान कुल स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7:10। ठीक है। 67वें का क्या हो जाएगा? 67वें का 7:10 हो जाएगा। और उसी तरीके से 68वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो 68वें का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि 69वें का सही आंसर क्या होगा? तो इसका 69वें का डी हो जाएगा, 2002 से 2007 के बीच। और 70वें का आंसर क्या हो जाएगा? 23% हो जाएगा, यानी कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने % की गिरावट थी? तो 23% की गिरावट थी। ठीक है। 71वें का क्या हो जाएगा? 71वें का 2002 हो जाएगा। और 72वें का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। 73वें का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा फोटो लेते समय लाइट आ गया, इस वजह से यहां पे क्लियर नहीं आया है। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है 74वां। तो 74वें का आंसर क्या हो जाएगा? 74वें का आंसर बी होगा। ठीक है। और 75वें का भी बी होगा, यानी कि 234.29% होगा। हमारा अगला है 76वां। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका हम अलग से आपको कराएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। बस इसका आंसर की मैं आपको दे रहा हूं, जो आप लोगों को थोड़ा सा एक मिलान कर लेंगे। हालांकि आयोग की आंसर की आएगी तो इसमें कुछ क्वेश्चन बदलेंगे भी आपके। ठीक है। क्योंकि आयोग कुछ अपना मानता है और हम लोग कुछ अपना देखते हैं। ठीक है। 77वें का क्या होगा? तो सी हो जाएगा। ठीक। उसी तरीके से 78वें का क्या हो जाएगा? 78वें का भी सी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। उसी तरीके से हमारा 79 से 83 के बीच का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी? यदि ज्ञात हो तो राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसी तरीके से 80 का सही आंसर क्या होगा? तो 80 का सही आंसर, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 5 मिलियन थी, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात में है तो 1:2 है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो 1.8 हो जाएगा। ठीक।
हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के, अब ये थोड़ा सा प्रश्न धुंधला हो गया है इसलिए इसको सही हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसका सही आंसर ए होगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार या गुरिल्ला रणनीति थी। तो मराठा सेना की ताकत थी। ठीक है, शिवाजी महाराज जो थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, उनके पास सैनिक बड़े कम थे, इसीलिए अब मुगलों के पास सैनिक बहुत ज्यादा थे, इसीलिए वो छापामार पद्धति यानी कि गुरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल करते। अगर आपने मूवी तानाजी देखा होगा तो तानाजी में दिखाया गया किस तरीके से गुरिल्ला युद्ध होता है। पर्वत में छिपे रहते हैं, अचानक से आएंगे, हमला करेंगे और फिर पर्वत में फिर गायब हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि किसने हमला किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो मोमलेपी ढुलाई, यानी क्या था ना, एक मूर्ति बना दिया गया, एक खोखला मूर्ति बना दिया गया, उसके नीचे एक छेद था, उस छेद के सहारे मोम को क्या किया गया, अंदर डाल दिया गया, मोम को अंदर डाल दिया गया और जब मोम अंदर जाके सूख गया तो ऊपर की जो परत थी उसको तोड़ दिया गया तो वो मूर्ति बन गई। इसलिए ये क्वेश्चन हमारा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 87वें का। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। ये हसरत मोहानी थे, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 89 का कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। देखिए, जो सुपर टेट का हमने जो आप लोग को पढ़ाया था ना, सुपर टेट के लिए हिस्ट्री, अगर आप वो पढ़ के गए होते ये सभी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही पेट में 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है तो बंगाल विभाजन करने का निर्णय, यानी 1905 में जब बंगाल विभाजन कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उसके बाद 1906 में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था इस बंगाल विभाजन करने के निर्णय का विरोध करने के लिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो अंग्रेजी भाषा को प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है। तो इसका उदाहरण क्या है। तो इसका उदाहरण शायद संघीय बैंकों की स्थापना हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, न कि ए ऑप्शन। लेकिन यह भी प्रश्न हमारे ख्याल से विवादित है, इसको आप लोग एक बार देख लिया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। यह तो सभी को पता है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जब उन्होंने त्रिपुरा अधिवेशन से त्याग पत्र दिया था, उसके बाद से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना शायद 1939 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, डेट थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे का मुख्य कारण क्या था। तो यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता लाना चाहते थे, और खिलाफत आंदोलन में इनकी अध्यक्षता किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने किया था। और इसका विरोध किसने किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था कि गांधी जी को धार्मिक मामलों में, क्योंकि खिलाफत किससे संबंधित था, खिलाफत संबंधित जो तुर्कों में जो तुर्की एक देश है, वहां पे एक खलीफा नाम का एक होता था खलीफा, उसी को अंग्रेजों ने हटा दिया था। इसीलिए खिलाफत आंदोलन में गांधी जी आए थे और उनका मानना था कि ऐसा करने से हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता आएगी। हालांकि ऐसा हुआ भी, कुछ समय के लिए एकता रही, लेकिन बाद में मुस्लिम जो वर्ग था वो पाकिस्तान की मांग करने लगा, यानी 93 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर पाया जा सकता है। तो जो रेगिस्तानी एरिया होगा वहां पे सबसे ज्यादा अंतर पाया, दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा और रात में क्या होगा कि रेत है, दिन में ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो रेत गर्म हो जाता है, लेकिन रात में थोड़ा सा
मतलब ठंडे टाइप का मौसम हो जाता है तो थार का मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, और ये थार का मरुस्थल कहां पे है? तो अपने भारत और पाकिस्तान में है। ठीक है, तो भारत हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्र यानी टाइम जोन में बांटा गया है? तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता जो है यह जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और देखिए, सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप ही है। और इस बार क्या पूछ लिया गया? लक्षद्वीप की राजधानी पूछ लिया गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए और सेकंड शिफ्ट के मुकाबले ये वाला पेपर जो है थोड़ा सा इजी है। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, यानी कि 98 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं? तो यह निजी क्षेत्र। जो व्यक्ति हो, जैसे मान लिया आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या आप में से आप और अपने दोस्तों के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये क्या होता है? ये निजी होता है, निजी प्रॉपर्टी होता है। यानी कि आपका जो बिजनेस जो है वो क्या है? वह निजी है, यानी कि प्राइवेट है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज के फर्स्ट शिफ्ट का पहला लास्ट क्वेश्चन है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो यह अमेजन का वर्षा वन है। ठीक है, और ये कहां पे है? तो यह दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में है। कहां पे है यह अमेजन? तो दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का यानी 16 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का पेपर ज्यादा टफ था या कल के यानी 15 अक्टूबर के इवनिंग वाला पेपर ज्यादा टफ था।